जय हिंद। आज हम इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिटेन तथा भारत के मध्य आर्थिक संबंध कैसे थे, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। तो ब्रिटेन और इंडिया का जो ट्रेड है ना, वो ये नहीं है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई 1600 में तो उसी समय से हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ है। नहीं, इंडिया बहुत पहले से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा था, लैंड रूट्स के साथ कर रहा था। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अलग रास्ते ढूंढे क्योंकि बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे मिडिल ईस्ट के साथ, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। तो उसके बाद अब हमारा जो ज़्यादातर ट्रेड है वो समुद्र के रास्ते से होने लगा। लेकिन हमारा ट्रेड हम कॉलोनाइज्ड हुए, उपनिवेशवाद हम पर आया, उपनिवेश बने हम, उससे पहले भी हम ट्रेड कर रहे थे और उसके बाद भी हमने ट्रेड किया, बस सिचुएशंस अलग हो गई थी। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत के उपनिवेश बनने से पहले ब्रिटेन के साथ हमारे कैसे आर्थिक संबंध थे। देखिए, आर्थिक संबंधों की बात हो रही है तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि ट्रेड्स की ही बात हो रही है, क्योंकि उस समय ट्रेड ही होता था जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अदरवाइज आर्थिक रूप से ऐसा तो नहीं है कि भैया बैंक हमारे हैं तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन्हें इंटरेस्ट लगा के वापस दे दे रहे हैं उनका पैसा। ऐसा तो था नहीं कुछ भी। तो या फिर वो यहाँ पर बिटकॉइंस इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम, या फिर हम उनके वहाँ बिटकॉइंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह के स्टॉक शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ नहीं। इस समय का आर्थिक संबंध यानी कि ट्रेड, व्यापार। तो व्यापार में हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, हम लोगों से क्या चीज़ें विदेश जा रही थी। हमारी हस्तशिल्प कलाएं जो हैं, हमारी हम हाथों से बनी हुई जो चीज़ें होती थी, मिट्टी के बर्तन होते थे, हथियार होते थे, फिर इसके अलावा गलीचे होते थे, कालीन होते थे, लकड़ियों की बनी हुई चीज़ें होती थी, धातु की बनी हुई चीज़ें होती थी, कपड़े होते थे, तो शॉल होते थे। आपने देखे होंगे पहले शॉल, कश्मीरी शॉल काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, यूरोप में बहुत हाई डिमांड थी उसकी। तो ये सब चीज़ें क्या थी, भारत से ब्रिटेन में ले जाई जाती थी, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी तो वो लोग खरीदते थे। बदले में हम अंग्रेजों से क्या ले रहे हैं, तो हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सोना चांदी अपनी जो वस्तु बेची है उसका मूल्य ले रहे हैं। उस समय भारत इंग्लैंड से, मतलब बाहरी देशों से कुछ खास चीज़ें लेता नहीं था, खासकर अंग्रेजों से, ब्रिटेन से। तो क्यों नहीं लेता था, क्योंकि हमें आवश्यकता ही नहीं थी। और दूसरी चीज़, हमें वस्तु विनियम, हमारा जो वस्तु विनियम है ना, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बार्टर सिस्टम। और हम, मतलब इंडिया की जो हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसके बदले में पैसे देने वाली जो चीज़ है ना, नहीं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। कोई इस चीज़ पर डिपेंड नहीं है हम कि पैसे आएंगे या फिर सोना चांदी होगा, हमारे पास सोना चांदी होगा तभी हम जाकर अनाज खरीदेंगे। नहीं, अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मैं उसे अपने पास पड़े हुए चावल दे दूंगा। तो बार्टर सिस्टम इंडिया में अब तक भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। बस इसी वजह से इंडियंस जो थे वो ज़्यादा कोई चीज़ की डिमांड करते नहीं थे और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर कुछ बेचना नहीं पड़ रहा था, उल्टा यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे थे ब्रिटेन में। भारत का सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ा यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तो औद्योगिक क्रियाकलाप चल रहे थे, तो उसकी वजह से सूती और ऊन की तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सूती कपड़े का उत्पादन जो है वो सारे देश में होता था, हमारे भारत में सारे देश में होता था। ये उस समय की इकलौती चीज़ थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ें तो उतनी ही उगाई जाती हैं जितनी हमें आवश्यकता है, बेचने का काम बहुत कम होता था। लेकिन ये जो है ना, सूत हो गया, ऊन हो गया, और या फिर कपास हो गया, रेशम, तो इनका जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, ये इस हिसाब से किया जा रहा था कि इसे बेचा जा सके। जो अभिजात वर्ग है, धनी वर्ग है, अमीर वर्ग, वो क्या करता था, इसको काफ़ी ज़्यादा आवश्यक समझता था और इसे बेचने के लिए मार्केट में चले जाता था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स आए हुए हैं इसे खरीदने के लिए। ढाका का मलमल पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। सूती कपड़े के बाद अब रेशमी कपड़े की बात कर लेते हैं। तो सूती कपड़े के बाद रेशमी कपड़े का ही स्थान आता था। इसके लिए भी बाजार में काफ़ी ज़्यादा व्यापारियों की लाइन लगी रहती थी। कश्मीर, पंजाब और इसके आस पड़ोस के जितने भी इलाके थे ना, जिसमें हिमाचल भी आता है, तो उस समय तक पंजाबी कहा जाता था क्योंकि हिमाचल एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इन सभी इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए ऊनी वस्त्रों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी। और कश्मीरी शॉल तो भैया यूरोप में पूरे फेमस थे, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ। तो पूरे यूरोप में इतने ज़्यादा फेमस थे कि वहाँ के जो कारीगर है ना, वहाँ के कारीगर, सोच लो, यहाँ के कारीगरों की तारीफ करते करते थक नहीं रहे थे। जो बेचने वाले होते हैं वो तो चलो तारीफ करते ही अपनी वस्तु की जो बेचनी है उन्होंने। इसके अलावा 18वीं और 19वीं सदी में जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे, फ्रांसीसी लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करोगे, वहाँ पे जो पोएम्स या फिर स्टोरीज़ जो हमें देखने को मिलती है ना, या फिर जैसे हमारे यहाँ पे लोक कथाएं होती हैं, वहाँ पर जो स्टोरीज़ चलाई जाती हैं ना आम लोगों को समझाने के लिए चीज़ें, तो उनमें कश्मीरी शॉल को काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का बताया जाता है। और जो लोग उसे पहनते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास वाले लोग हैं। जैसे सपोज़ एक टाइम था जब आईफोन को काफ़ी ज़्यादा हाई क्लास माना जाता था, अब तो चलो नहीं है क्योंकि लोन की वजह से हर कोई ले लेता है, हर दूसरे व्यक्ति के पास आईफोन है। लेकिन उस समय शॉल आसानी से नहीं मिल पा रहा था और ये जो शॉल होते थे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते थे, जिन्हें
उच्च वर्ग के लोग पहनते थे। कार्ल मार्क्स ने भी 1853 में डेली ट्रिब्यून में लिखा था कि यूरोपियंस जो हैं, खासकर ब्रिटिशर्स भी इसी में आते हैं, तो जितने भी यूरोपियंस हैं ना, वो क्या करते हैं, भारतीय कारीगरों ने जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं ना, कपड़ों पे जो नक्काशियाँ वगैरह की हुई हैं, तो बढ़िया कपड़े बनाते थे। और इतने बढ़िया कपड़ों के लिए तो ये लोग मूल्यवान चीज़ें भी देने के लिए तैयार थे, ब्रिटिशर्स, यानी कि सोना चांदी दे देते थे उसके लिए, कपड़ों के लिए। इसके अलावा भारत और भी कई वस्तुओं का व्यापार करता था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के साथ हमारे आर्थिक संबंध स्थापित हुए पड़े थे, जैसे कि वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, नासिक, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, तंजावुर, सियालकोट, लाहौर में धातुओं की बनी हुई चीज़ें, अलग अलग प्रकार की धातुएं होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी इन इलाकों में, यूरोप में, ब्रिटेन में भी खासकर। आप एक चीज़ समझ जाइए, मैं ब्रिटेन बोलूं या फिर यूरोप बोलूं तो एक ही बात है, बस ब्रिटेन का नाम हम क्यों ले रहे हैं बार बार। ब्रिटिशर्स ने एक तो हम पर रूल किया, और दूसरी चीज़ ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे हमारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए। तो ब्रिटेन में भारत की बनी हुई वस्तुओं की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, फिर चाहे वो डेली यूज़ करने वाली हों, बर्तन हों, इसके अलावा सजावट वाली जो चीज़ें होती हैं, तलवारें, भाले और छुरियाँ वगैरह, इन सब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। हथियार तो काफ़ी मतलब अलंकृत होते थे। डिज़ाइनर ज्वेलरीज, पत्थरों पर करी गई नक्काशी और अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के फेमस थे। तो अब तक तो इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, दोनों तरफ से एक दूसरे को ज़रूरतमंद चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ प्लासी पहले होती है उससे, तो इनके बाद क्या होता है कि कुछ दीवानी राइट्स इनके पास आ जाते हैं, आर्मी इनके पास आ जाती है, बहुत अच्छी आर्मी तो पहले से होती है, अब इंक्रीज कर लेते हैं, और इसी के साथ ये लोग इंडिया का ट्रेड जो है उस पर मोनोपली हासिल कर लेते हैं, धीरे धीरे एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है भारत से लूट, थोड़ी थोड़ी लूट होती है। अभी तो भारत से पैसा लेके जा रहे हैं और विदेशों में लेके जा रहे हैं, और विदेशी बंदा वही वापस इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली है इंडिया का, ये एक दरवाजे से, आगे वाले दरवाजे से निकल के पीछे वाले दरवाजे से विदेशी पूंजी बनकर आ गया कि किसी अंग्रेज ने हम पर पैसे लगाए हैं, तो बाद में उसको चुकाने भी है वही पैसे, बताओ, हम अपने ही पैसे अब दोबारा से चुकाएंगे। तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक इसका मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब भारत बन गया है उपनिवेश, गुलाम। तो गुलाम देश के साथ इन लोगों ने किस प्रकार से आर्थिक संबंध स्थापित करके रखे, उसको अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारे हस्तशिल्प जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, घरों घरों में खुले हुए थे, जो उनका पतन हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में। उसके बाद वहाँ पे सस्ता माल बनने लगा, हमसे कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ पर सस्ते सस्ती वस्तुएं बनती थी पूरी, और हमारी हाथों से बन रही हैं। कोई भी शर्ट है हमारे यहाँ पे हाथों से बन रही थी, वहाँ पे मशीन से बन रही थी, तो मशीन वाली सस्ती है, हाथ वाली महंगी है। तो उनकी वस्तुएं काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी, वो जब भारत आती थी तो भारत में सस्ते दामों पर बिक जाती थी, जिसकी वजह से हमारा बाजार जो है वो महंगी दर होने की वजह से ठप हो जाता है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे हस्तशिल्प उद्योग हैं, या फिर आपको हो कि हमारे जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ये सारे के सारे ही खत्म हो जाते हैं। हमारे कारीगरों का जो कौशल है वो था तो बहुत ही बेहतर, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है। जो वस्तुएं हाथ से बनाई होती थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती थी, इसलिए शिल्पकारों को उसका जो प्राइस है वो बढ़ा के रखना पड़ता था। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि भैया सस्ती मिल रही है तो 4 खरीद लो, कोई बात नहीं, चेंज कर करके पहनेंगे, न्यू लुक है ना। लेकिन अगर महंगी है, वही उन 4 की जगह पर हम एक नहीं खरीदेंगे कि भैया कौन रोज़ रोज़ सेम टू सेम चीज़ पहनेगा, इससे बेटर है कि सस्ती ले लो, ज़्यादा ले लो, है ना। तो इस तरह का पैटर्न उस समय के समाज के माइंड में भी था। तो यहाँ से भारत की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ने वाली है ना, उसकी नींव पड़ गई है। इसी के बाद बात आती है, भारतीय लोग यूरोपीय वस्तुओं को अपनाना आरंभ कर चुके हैं, उनकी जीवन शैली को अपना चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि विदेशी वस्तुओं को वो खरीद रहे हैं, क्योंकि उसको अब वो लोग अच्छा समझ रहे हैं कि भैया हाँ ये हाई क्वालिटी, मतलब वो सोसाइटी एक लेवल है ना, सोसाइटी भले ही आईफोन किसी काम का नहीं है, लेकिन हम लेंगे ताकि हम अच्छे दिख सकें। भले ही एंड्रॉइड में ज़्यादा फीचर्स वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो गरीब के पास भी है, 10,000 में भी मिल रहा है, 1 लाख में भी मिल रहा है, तो कौन लेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये हो रहा था कि ब्रिटिशर्स की चीज़ें लोग खरीद रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये जो धन है ये ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है, हमें घटिया क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं। बस ये है कि वो मशीन से बनी हुई है, जिसे हम ब्रिटिशर्स के मुकाबले मतलब ऐसा देख रहे हैं कि इसका स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से भारतीय हस्तशिल्प कलाकार जो हैं, या फिर हमारे जो कारीगर हैं, इनका क्या हुआ, तो ये धीरे धीरे समाप्त होने लग पड़े, क्योंकि पहले ही समाप्त हो गए थे। लेकिन अब जो थोड़े बहुत संपन्न बचे हुए भी थे, जिन्होंने अपने आप को संभाल रखा था और अब गरीबी के हाशिए पर वो आ चुके थे, तो अब उनका भी समाप्त होना तय था। तो ये तो थी कुछ विलासी चीज़ें जो अंग्रेज़ों का स्टैंडर्ड टच करने के लिए हम इंडियंस ने यूज़ की, मतलब खरीदनी ज़रूरी समझ ली। लेकिन इसके बाद अब बात आती है रोज़मर्रा की चीज़ें, वो तो भारत से ही उपलब्ध हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी क्या किया इन्होंने, यूरोपियंस ने
भारत में बेचना शुरू कर दिया और भारतीयों ने उनसे खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत के कुटीर उद्योग अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। ये वो टाइम पीरियड था जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच चुका था। नेक्स्ट है पर्यटकों की रुचि के अनुसार हस्तशिल्प के डिजाइनों में परिवर्तन की मांग। भारत में जो चीज़ें बन रही थी, या फिर ये बोलो कि ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसके विस्तार के समय यूरोप से आने वाले जो पर्यटक थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी अब, क्योंकि यूरोपियंस का यहाँ पर एक तरह से रूल हो चुका था स्टैब्लिश, जिसकी वजह से वो लोग अब आसानी से यहाँ पर घूम सकते थे। किसी राजा की कोई अगर कुछ गलत हो गया तो किसी राजा से डरने की आवश्यकता नहीं थी। रेल मार्गों का विकास हो चुका था, इसी के सिवाय बेहतर रोड बन गए थे, उनका भी निर्माण हो चुका था। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरह से संभाली जा रही थी, उसकी जिम्मेदारी काफ़ी अच्छी तरह से ली जा रही थी सरकार द्वारा। विदेशी पर्यटक जो होते थे, भारत में आते थे जो, वो शिल्पकारों को जब देखते थे, हस्तशिल्प कलाएं जो देखते थे, उसकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन कुछ समय तक ही, क्योंकि बाद में कॉमन हो जाती है चीज़ें। आप ताजमहल जाओगे, वहाँ पे क्या मिलेगा? एक डिब्बी में बंद ताजमहल ही मिलेगा, लेकिन वो कब तक ये लोग खरीदेंगे? अब नहीं खरीदता कोई भी। तो अब जो पर्यटक आ रहे थे उनकी कुछ नई डिमांड्स थी, जिसकी वजह से ये जो पहले से हस्तशिल्पकारों ने चीज़ें बना के रखी थी, जो तीव्र गति से वो बिक भी रही थी, अब वो बिकनी बंद हो गई। पर्यटक चाहते थे कि जो कारीगर है वो उनकी अकॉर्डिंग, उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाए और जो पर्यटकों को पसंद आए। और जब शिल्पकारों ने इन चीज़ों को बनाने का प्रयास किया, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स जो बनाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उनसे इतनी अच्छी नहीं बन पाई, उसकी क्वालिटी गिर गई, जिसकी वजह से वो बिकनी बंद हो गई। इसके बाद वो टाइम पीरियड आता है जब ब्रिटेन में भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश व्यापारियों ने ब्रिटेन की सरकार पर दबाव डाला कि भारत की वस्तुएं जो है वो ब्रिटेन में बिकनी बंद हो जाएं। तो सरकार ने 1720 में एक कानून बनाया, जिसमें कि भारत के जो रंगीन वस्त्र होते थे, सूती वस्त्र, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और वहां पर बिकने बिल्कुल बंद हो गए। 1760 में, मतलब कानूनी रूप से वो बिकने बंद हो गए। 1760 में भी एक महिला ने एक इंपोर्टेड रुमाल रखा हुआ था, इंडिया का रुमाल रखा हुआ था, तो वो रुमाल रखने पर उसे 200 पाउंड तक जुर्माना देना पड़ गया था। इसके बावजूद सादे कपड़ों पर भी बैन लगा दिया गया था, रंगीन तो छोड़ो, सादे पर भी बैन लगा दिया। लेकिन फिर भी भारतीय वस्तुएं जो थी वो ब्रिटेन में बिकनी या फिर खरीदी जानी बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो भारत से सस्ते में माल खरीदती थी और वहां पर जाके महंगे में बेचती थी, तो लोगों को पसंद आती थी वो चीज़ें, तो वो खरीदते थे। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया से एकाधिकार स्थापित कर लिया था माल खरीद के बेचने का, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सामान इंडिया से खरीद सकती है और ट्रेड कर सकती है उसका। इसके अलावा कोई भी दूसरा व्यापारी जो है वो ना माल खरीद सकता है ना बेच सकता है इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया में या फिर इंडिया से। तो इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो एकाधिकार स्थापित था, उसने कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर जितने भी व्यापारी थे या फिर बड़े व्यापारी थे, उन पर दबाव डाला और उनसे सस्ते में चीज़ें ली और आगे ब्रिटेन में जाकर महंगे में बेच दी। इसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ कि भारत की वस्तुएं जो सस्ते में मिल भी रही थी या वहाँ पर बिक भी रही थी, अब उन पर क्या होता है, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत की वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया जाता है एक्स्ट्रा, जैसे कि आज टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, उसी तरह से इंडियन गुड्स पर टैरिफ लगा दिया जाता है। लगभग जैसे कोई चीज़ है, कोयले को ले लो, तो कोयले पर लगभग आयात शुल्क जो वहाँ जा रहा है ब्रिटेन में, तो 1813 में ये लगभग 3% टैक्स था इसके ऊपर। लेकिन वहीं जब इसको यूज़ करने के लिए अब दोबारा से मंगाया जा रहा है तो 68% तक टैक्स देना पड़ रहा है। यानी इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया इस पर कि वो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, खरीदेंगे क्यों? इससे सस्ता तो अपने देश में ही मिल रहा है। इसी तरह से मलमल पर भी 10% तक और टैक्स लगा दिया गया। फिर जब आप मार्केट में से खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर 27% और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन गुड्स जो थी उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये सब कुछ करने का ब्रिटिश सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारतीय वस्तुओं को कैसे भी कर कर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दो कि वो अपनी कंट्री में आ भी जाए ना तो वो बिके ही ना, और इसकी जगह पर जो ब्रिटिश सामान है उनकी अपनी कंट्री का वो बिके। ये तो थी ब्रिटेन की कहानी, जहां पर इन्होंने भारतीय माल को एंटर ही नहीं होने दिया, और अगर हो गया तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन में तो बिकने से रहा। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया में भी सेम यही चीज़ की जा रही थी। ब्रिटिश सूती वस्त्रों के भारत में आयात की बढ़ोतरी हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जब उनके कंपटीशन, जैसे कि वो अपना सूती वस्त्र लेकर इंडिया में बेचने आ रहे हैं, इंडिया में भी सूती वस्त्र बन रहा है, तो इंडिया में जो सूती वस्त्र बिकेगा ना उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया। आखिरकार राज तो ब्रिटिशर्स का ही है ना हम पर इस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का, सॉरी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया जो उनके कंपटीशन में खड़ा हो रहा है आके। सूती वस्त्र भारत में आयात लगभग 1813 में 1,10,000 पाउंड तक का हुआ था, लेकिन वहीं अगले 50 सालों के अंदर अंदर ये बढ़कर मोर देन 6 करोड़ पाउंड्स तक पहुंच गया। कहां पर 1 लाख, कहां पर 6 करोड़, तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। ब्रिटिशर्स के कंपटीशन में जितनी भी भारतीय वस्तुएं थी जो एंटर होती थी ना, उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा फिर से
प्रशुल्क लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे। 1824 में तो भारतीय जो कैलिको थी, कैलिको पता है ना, केरला के कालीकोट में जो सूती वस्त्र की एक शॉल टाइप कुछ मतलब वो जो कपड़ा मिलता है ना, उसे कैलिको कहा जाता है। तो उस पर, इसके अलावा मलमल और चीनी पर इन्होंने इतना ज़्यादा शुल्क लगा दिया कि वो लगभग 67% हो चुका था। मतलब कैलिको पर 67% और मलमल पर 37% और चीनी पर तो लगभग 300-400% कर चुके थे। तो ये था भारतीयों का ब्रिटिशर्स के साथ व्यापार, आर्थिक संबंध कैसा था। तो हमने जब हम गुलाम नहीं थे उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा, और जब हम उपनिवेश बन गए उनके तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा। उपनिवेश बन गए तो इस समय क्या हो रहा था, देखो पहले हम गुलाम नहीं थे ना, तो हम कुछ चीज़ें दे भी रहे थे, कुछ चीज़ें हमें प्राप्त भी हो रही थी, सोना चांदी प्राप्त हो रहा था बदले में। तो मतलब वस्तु के बदले वस्तु कोई प्राप्त हो तो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी वस्तु ब्रिटेन में जाती है तो उसे बिकने नहीं दिया जा रहा है, ताकि अगर वो बिक गई उसका पैसा वापस इंडिया में आएगा तो इंडियंस को मिलेगा, इंडियंस को प्रॉफिट होगा। और उसी तरह से जब ब्रिटेन का कोई माल इंडिया में आ रहा है तो सेम वही चीज़ यहाँ पर दोहराई जा रही है, बस ऑपोजिट तरीके से। कैसे कि इंडियंस का माल फिर से नहीं बिकने दिया जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जा रहा है, और ब्रिटिशर्स का यहाँ पर भी बिक रहा है। तो ब्रिटिशर्स का ब्रिटेन में भी बिक रहा है और इंडिया में भी बिक रहा है, और इंडिया वालों का कहीं पर भी नहीं बिक रहा है। तो इंडिया वालों को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, मतलब ये जो व्यापारी वर्ग है जो धन कमाना चाह रहा है, इसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये दो ऑपोजिट चीजें हमने आज पढ़ी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विदेशी पूंजी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए हम पहले भी जान चुके हैं कि विदेशी पूंजी तो नहीं थी, भारत की ही थी, एक दरवाजे से जा रही थी और दूसरे दरवाजे से अंग्रेज लेकर उसको आ रहा था। तो हमने सोचा कि वो अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की पूंजी है, विदेशियों की पूंजी लग रही थी हमें वो, लेकिन थी इनडायरेक्टली वो भारतीयों की ही पूंजी। अब इस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, 5 पॉइंट ईजी से हैं, आप इसे खुद से कर सकते हो, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत है नहीं है। तो फर्स्ट है यातायात के साधनों का विकास। इन्होंने रेलवे पर इन्वेस्ट किया। 1844 से 60 तक इन्होंने 12 रेलवे कंपनियां खड़ी कर दी थी, जिन्होंने रेल लाइंस आगे बिछाई थी। और इसी तरह से सबसे पहली तो हमारी ट्रेन आपको पता ही है 1853 में चली थी, बम्बई से ठाणे तक। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो अमीर पूंजीपति थे ब्रिटेन के, उन्हें लुभाया, क्या भारत आइए, यहाँ पर ट्रेन बिछाइए, हमें भी फ़ायदा होगा, हमारी आर्मी को फ़ायदा होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छी तरह से होंगे, और इसी बीच जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% और आप ले जाओ। इसके अलावा आपने हमें रेलवे दी तो अच्छा हुआ, आपने हमें रेलवे दी, आपकी वजह से तो हम डेवलप नहीं हो पाते, तो ये लो हमारी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा रख लो। तो इस तरह से इन्होंने धन देना शुरू किया, जो यातायात के साधनों का विकास भी भारत में कर रहे थे। रेलवे के ऊपर डिटेल वीडियो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है मजदूरों का शोषण। अब ब्रिटेन की पूंजी भारत में आई तो यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, रोजगार खुले। रोजगार कैसे खुले भैया, हमारे जो उद्योग थे कुटीर उद्योग वो तो नष्ट हो गए, कृषकों पर बहुत ज़्यादा कर के बोझ तले दब रहे हैं। तो इन्होंने जो इंडस्ट्रीज खोली, इंडस्ट्रीज में फिर लोग काम करने आए, वहां पर काम करने आए तो उनको कम शुल्क देकर उनसे ज़्यादा मजदूरी करवाई गई, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया। और इसके अलावा भी अंग्रेज़ों ने जो इनको पूंजी दी थी, जैसे तो उन्होंने पहले तो खुद लगाई, रेलवे पे लगाई, बैंकिंग पे लगाई, फिर खाने बनाई, उन्होंने बागान बनवाए बहुत काफ़ी सारे, इन सभी में तो इन्होंने पूंजी लगाई। और यहाँ पर काम करने वाले कौन थे, भारतीय। उच्च पदों पर आसीत अंग्रेजों ने निम्न पदों पर रखा हुआ था भारतीयों को, जिनका काफी ज्यादा इन्होंने शोषण किया। थर्ड पॉइंट है बागान उद्योगों का विकास। बागान उद्योग क्या होते हैं, जिसके लिए बाग खोलने पड़ते हैं, जैसे कि नील के बाग होते थे, कपास के बाग होते हैं, दूर दूर तक कपास ही दिख रही है, जूट, चाय हो गई, अफीम हो गई। अफीम तो भैया चाइना में भी कितनी ज्यादा दी जाती थी, इंडिया से उगा के डायरेक्ट चाइना पहुंचा दी जाती थी, साथ साथ में तो है, तो सबसे ईजी था ये ट्रेडिंग के लिए। तो भारत में जो विदेशी पूंजीपति आते थे वो अपनी पूंजी लाते थे, यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे और इन बागानों को खोलते थे। इन बागानों में काम करने वाले कौन है, फिर से भारतीय हैं। इनसे जबरदस्ती इन चीजों की खेती करवाई जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कंपनी उठा सके। 1910 में 242 लाख पाउंड धनराशि जो है ये कॉफी और चाय के बागानों पर लगाई गई। बेसिकली अंग्रेजों ने उन्हीं व्यवसायों पर पूंजी लगाई जो ब्रिटेन के उद्योगों को पूरी तरह से कच्चा माल प्राप्त करवा सकते थे। इसी के साथ उन उद्योगों में पूंजी लगाने से जानबूझकर बच गए जो ब्रिटेन के उद्योगों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि अगर वहाँ पर कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी है तो यहाँ पर उन्होंने कपड़े बनाने वाला कोई भी कारखाना नहीं खोला, क्योंकि उसके कंपटीशन में आ सकता था फिर वो। इसलिए ब्रिटेन की पूंजी मुख्य रूप से रेलवे, बंदरगाह, जो संचार साधन है, हमने देखे थे टेलीग्राफ वगैरह, ऊपर पढ़े थे पीछे हमने, बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई साधन हो गया, चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान जो थे, कोयले की खानें थी, बैंकिंग प्रणाली थी इनकी, बीमा प्रणाली। तो इन सभी चीज़ों में इन्होंने पूंजी लगाई जिसका कि इन्हीं को फ़ायदा हो। और अंग्रेज़ों ने भारत से कच्चा माल ले जाने के लिए कई तरह के
बाजार खोल लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक उद्योगों का धीमा विकास। कैसे कि भैया अंग्रेजों ने उन उद्योगों पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं किया जो उद्योग उनके उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने आपको जस्ट अभी पीछे एग्जांपल दिया कि ऐसे किसी भी उद्योग को ये नहीं खोलना चाहते थे जो ब्रिटेन के उद्योगों को सीधा प्रभाव डाले। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र मैंने आपको बता रखे हैं, तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा। अंग्रेज अधिकारियों ने जानबूझकर भारतीयों को उच्च स्तर के जो प्रबंध होते हैं और तकनीक होती है उसका कौशल का ज्ञान नहीं होने दिया। यही कारण था कि भारतीय उद्योगों का अधिक विकास नहीं हो सका। लास्ट पॉइंट है धन का निष्कासन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है, दादा भाई नौरोजी ने इसके ऊपर क्या कहा था, तो ये सारी चीज़ दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यही था कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो थोड़ी बहुत पूंजी लगाई वो भी इसीलिए लगाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन भारत से इंग्लैंड पहुंचाया जा सके। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आर्थिक जीवन में परिवर्तन क्या आया भारतीयों के। तो सबसे पहला परिवर्तन तो आप ये देखिए कि आविष्कार हो रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं उद्योगों में काम करने के लिए, और साइड में जब रहने लग जाते हैं बहुत सारी बस्तियां बना के, तो नगरीकरण भी आरंभ हो जाता है। तो इसी बीच में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पूंजीवाद का विकास। पूंजीवाद का विकास भारत में हमेशा से होता रहा है। भारत ने वैश्वीकरण, जो दुनिया आज वैश्वीकरण देख रही है, भारत वो प्राचीन समय से देखता आ रहा है। हालांकि बीच में कुछ कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स एक आइडियोलॉजी बन गई थी। मैं ऑर्थोडॉक्स भी नहीं कह सकती क्योंकि हमारी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी वो तो थी ही वैश्वीकरण की। तो एक ऐसी थी कि कंजस्टेड रहना चाहता था समाज, एक टाइम ऐसा आ चुका था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारत में पूंजी का संचय हुआ और उसके बाद पूंजीवाद आया। अंग्रेजों ने पूंजीवाद को यहाँ पर अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया, जो एक्चुअल में पूंजीवाद हो सकता है। तो अब आज के समय में हम देखते हैं टाटा, बिरला, सिंधिया, अंबानी, अडानी, गोदरेज, महिंद्रा, कितनी सारी कंपनीज खोल रखी हैं। ये सारे उद्योगपति हैं जिन्होंने भारत के अधिकतर संसाधनों पर अधिकार जमा रखा है। और दूसरी तरफ एक श्रमिक वर्ग है जो अपना जीवन यापन सारा व्यतीत कर देता है मजदूरी कमाने में और धन कमाने में, मजदूरी करके। तो एक तो ये हो गया कि पूंजीवाद का विकास। सेकंड पॉइंट है ग्राम एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास या फिर समाप्ति। तो इनका पतन हो गया जैसे ही अंग्रेज भारत में पूंजी लेकर आए। मतलब पूंजी भारत की ही थी, वो जिस तरह से लाए और उसको जिस तरह से इन्वेस्ट किया, उसकी वजह से भारत का जो कुटीर उद्योग था ना, छोटे मोटे उद्योग हर घरों में खुले हुए थे, वो खत्म हो गए क्योंकि अंग्रेजों ने बड़े बड़े उद्योग खोल लिए, मशीनें खोल ली, यंत्र आ गए, जिसकी वजह से काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। लेबर उस पर कम लगती है, कॉस्ट उसका कम होता है, लेकिन वो दूसरी तरफ उस पर जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा कमाया जा सकता है, क्वालिटी भी उसकी और ज़्यादा बढ़िया होगी। इसी के कारण ग्रामीण शिल्पकार जो थे, कारीगर जो थे, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, नष्ट हो गए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो चकनाचूर हो गई। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो एक अपने आप में ही आत्मनिर्भर होती थी, सब कुछ गांव के अंदर मिल जाता है। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं है, गांव अब शहरों पर आश्रित हो रखे हैं। थर्ड पॉइंट है आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कैसे हो रही है, तो देखिए आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यही था कि आय में वृद्धि हुई। अब प्रति व्यक्ति आय आप पहले के मुकाबले देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मूल्यों के जो वस्तुओं की मूल्य हैं वो भी बढ़ चुके हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय सन 1960 की बात कर ली जाए तो 321 रुपये थी, हर व्यक्ति 321 रुपये कमा रहा था। लेकिन अब क्या है, उसके 10 साल बाद 1970 में ये 300 से 600 हो जाती है, 672 पहुंच जाते हैं। और इसी तरह से फिर अगले 10 सालों में ये 600 से 1600 पहुंच जाता है और अगले 10 सालों में 1990 में ये 2222 पर पहुंच चुका था। इसी तरह से 95 की बात कर ली जाए तो उस समय 2573 थी। तो आंकड़े तो मैं जैसे जैसे आपको बताते जाऊं ये तो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो स्पष्ट है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में भारत ने जैसे जैसे प्रगति की, भारतवासियों की जो आय है, औसतन आय है, वो भी लगातार बढ़ती गई है। चौथा परिवर्तन भारतीयों के जीवन स्तर में आया है। जीवन स्तर भारतीयों का इतना ज्यादा बदल गया है, पहले तो बस खाने पीने की जो आवश्यक वस्तु है वहीं तक सीमित रहते थे, लेकिन जैसे ही विदेशी पूंजी यहाँ पर आई है, उन्होंने यहाँ पर विकास करने का प्रयास किया है अपने पर्सपेक्टिव से। हालांकि हमें पता ही है कितना विकास हुआ था, तो कितना शोषण हुआ था। तो उनसे प्रभावित होकर भारतीयों ने क्या किया, विलासी वस्तुएं प्राप्त करना आरंभ कर दिया, विलासी वस्तुएं खरीदना आरंभ कर दिया। अपने घरों में आज हम देखते हैं सजावट की चीज़ें लगा रखी हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है। मोटर गाड़ियाँ तो चलो होता है, तो मोटर गाड़ियाँ आ गई, मोटरसाइकिल्स आ गए, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, फैंस आ गए हैं,
टोस्टर मशीन्स आ गई हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, तरह तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। घर को सजाने के लिए चीज़ें, नॉर्मल पर्दे लगाए जाते हैं, पर्दों के ऊपर भी फिर झालरें लगा दी जाती हैं, वस्त्रों के ऊपर आभूषण मतलब ब्रोचेस जो होते हैं वो पहनना शुरू कर दिए हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें आज के समय में एक कॉमन चीज़ मान ली गई है, ठीक है। लाखों लोग, ग्रामीण लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। तो भारतीयों के जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। और यही नहीं, कपड़ों में भी हम सूट वूट पहनते हैं, पैंट कमीज पहननी शुरू कर दी है हमने, धोती कुर्ता या फिर खादी को तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। इसी के साथ खाने पीने की चीज़ों की बात कर ली जाए तो नॉर्मल अगर हम बोलें कि छाछ पी लो तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लो तो हाँ जल्दी से पी लेंगे, जूस पी लेंगे। लेकिन जो चीज़ यहाँ की है, छाछ थी, गन्ने के जूस, हमारे पास इतने तरह तरह के फ्रूट जूस थे, वो हमने छोड़ दिया। पांचवा परिवर्तन है औद्योगिकरण। ये तो आपको पता ही है, उद्योग आए भारत में, उन्हीं की बदौलत आए, विकसित हुए, हमारी राष्ट्र आय में वृद्धि हुई। आज भी राष्ट्र आय में वृद्धि करने के लिए कृषि के बाद उद्योगों को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। उद्योगों में काम करने के लिए जो श्रमिक आए वो आसपास के इलाकों में बसे, जिसकी वजह से नगर बने। और भी कई सारी चीजें, गंदी बस्तियां मिली हमें, तरह तरह की बीमारियां मिली, इसी के साथ श्रमिकों का बुरा हाल हो गया। तो बुरी भी अच्छी चीजें भी सारी इसमें आ जाएंगी आर्थिक प्रभाव के साथ साथ। 6 पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रगतियों, उत्तम क्वालिटी की जो खाद होती है, उर्वर बनाती है जो ज़मीन को, सिंचाई से संबंधित जो उपलब्धियां हमें प्राप्त हो रही हैं, सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा है, मशीनें जो उपलब्ध हो रही हैं हमें, ये सारी क्या है, कृषि उद्योग क्षेत्रों से आ रही है। वहाँ पर जब क्रांति हुई है तो इसी के परिणाम से हमें ये पता चल रहा है कि किसानों को और कृषि में काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, और विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खेती बाड़ी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि ने इससे कृषकों के समाज में कई सारे परिवर्तन किए। लास्ट पॉइंट है हमारे पास महंगाई एवं बेकारी में वृद्धि। बेकारी मतलब बेरोजगारी। तो महंगाई और बेकारी के कारण निर्धनता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ये बात तो सत्य है कि भैया आज़ादी के बाद हमारा बुरा हाल था, हमने अपने आप को विकसित भी किया, मतलब जैसा आज़ादी का टाइम था उससे तो हम अच्छे हो गए, लेकिन आज फिर से देखा जाए तो सिचुएशन फ्लक्चुएट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। श्रमिक वर्ग जो है शिक्षित है, लेकिन फिर भी उसे श्रमिक बनना पड़ रहा है, बेकार बैठा हुआ है, बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर पहुँचने को हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेरोज़गारी मतलब उस हिसाब से है जैसी मतलब बेरोजगारी होती है, चरम सीमा पर नहीं है वो। तो रोजगार के अवसरों में मात्र 2% ही लोग हैं जो हर साल रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर ये कहें कि उनकी एक्चुअल आय अगर कुछ है तो उसमें वृद्धि हो पा रही है। जबकि 1992 में हमें ये देखने को मिलता है कि 30 लाख तक की वृद्धि हुई थी रोजगारों में, और उसके कुछ सालों बाद 1995-96 में तो ये आंकड़ा लगभग 80 लाख तक पहुंच गया था। 80 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी सरकारी केंद्रों में, जो कई प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो रही थी। लेकिन अब क्या है, सारी सरकारी सीटें तो बुक हो गई है। गवर्नमेंट क्या है, जो जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती, ये है कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए या तो वो इंडस्ट्रीज सेटअप करवाए और वहां से फिर आगे जॉब लोगों को मिलेगी। गवर्नमेंट खुद से जॉब क्रिएट नहीं कर सकती। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, भले जेनरिक सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी तरह से पता होगी। अब ये जो देश में बेरोजगारी फैली, तो बेरोजगारी के कारण समाज में निर्धनता फैली, भूखमरी फैली, और इसके अलावा श्रम, जो बालकों से श्रम करवाया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वैश्यावृत्ति भी बढ़ने लग पड़ी, अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़े, बाल अपराध भी इससे बढ़ने लग पड़े, स्मगलिंग्स होने लग पड़ी, ड्रग्स वगैरह सब कुछ, ये सब चीज़ें फैलने लग पड़ी समाज में, जो कि एक गंभीर विषय बनकर उभरी। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक चैप्टर छोड़ा था जो आप खुद से पढ़ लेना। उसमें आपने पढ़ना क्या है, प्राइस मूवमेंट के बारे में पढ़ लेना, एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ लेना, और मॉडर्न बैंकिंग के बारे में पढ़ लेना। हालांकि दूसरी बुक्स में हमने ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं थोड़ी थोड़ी, तो आपको करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस बार तो एग्जाम भी 1 महीना पहले होने वाले हैं, और अगर आप लाइन वाइज क्लासेस देख रहे हो तो ये आपकी लास्ट क्लास। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।